welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 3rd of Geography class 7 और चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पवन के कार्य। पवन का मतलब है हवा। हवा किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से, देखो नदियों के कार्य हमने पढ़ा कि नदियाँ किस तरह से अपनी बहाव से अपर्दन क्रिया को करती हैं, किस तरह से वो निक्षेपित करती हैं। इसी तरह हमने समुद्री लहरों के कार्य पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे पवन के कार्य। पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में परिवर्तन उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन से क्षेत्रों में? मरुस्थलीय। मरुस्थल का मतलब है शुष्क क्षेत्र, जो राजस्थान और पश्चिमी गुजरात है, वहां पर तेज आंधियां चलती हैं। इसीलिए कहा गया है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद ये मुख्य रूप से अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? अपर्दन। सभी को पता होगा आपको अपर्दन, अब तो इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं। अपर्दन का मतलब है चट्टानों में टूट फूटना। अपर्दन और निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब है अवसादों को निक्षेपित करना, जमा करना। तो ये इसका भी वही काम है जो समुद्री लहरों का था, जो इनका नदियों का था, वही कार्य अपर्दन और निक्षेपण क्रिया। किसका काम है? पवन का। सभी वही कार्य करते हैं, बस कामों में अंतर है, गतियों में अंतर है, किस तरह से वो कार्य करते हैं। तीव्र गति से बहता हुआ पानी न केवल धूल व मृदा के महीन कणों को बल्कि रेत बजरी के कणों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा ले जाता है। किस किस के कणों को? बहता हुआ पवन। पवन का मतलब है हवा। जब एक स्थान से किसी चीज को उठाएगी, आंधी तेज आती है, तो धूल, मिट्टी, बजरी के कण, कंकड़, पत्थर, ये सब अपने साथ उड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर फेंकती है। ऐसा तो नहीं है कि उड़ते ही रहते। कहीं ना जब कहीं हवा जब रुकेगी तो वो उन कूड़ा करकट को कहीं ना कहीं जमा करेगी। तो कौन कौन से चीजें होती है? धूल, मृदा के महीन कण, मतलब बारीक रेत होगी वही उड़ेगी, गीली होगी वो नहीं उड़ेगी, और जो भारी होगी वो भी कम उड़ेगी। रेत, मृदा के कण, रेत, बजरी, छोटे कंकड़ पत्थर, छोटे कंकड़ पत्थर, और कभी कभी जब तेज धूल भरी आंधियां चलती है तो बड़े जो चट्टानें होती हैं, बड़े टुकड़ों को भी अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। ठीक है, बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको भी वो अपने साथ हवा तेजी से उड़ा ले जाती है। उससे क्या होता है? मरुभूमि में छत्रक आकार की सैलें बन जाती है। छत्रक का मतलब है मरुभूमि, यानी मरुस्थल में। मरुभूमि में राजस्थान वगैरह में ज्यादा होती है, जहां पर शुष्क एरिया है। मरुभूमि में छत्रक आकार की सैलें बनती हैं। अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ छत्रक आकार की सैलें कैसे बनती हैं। आप सब ये नोट करते जाना। सैलें बनती हैं, देखो छत्रक का मतलब है एक छतरी की तरह, एक छत्र छाता जैसे होता है ना, उस आकार की सैलें। इस तरह की ये सैलें बननी शुरू हो जाती हैं। छतरी जैसे आकार की, जिसको हम छत्रक सैल कहते हैं, ये धूल मिट्टी के कारण ही बनती है। जब धूल ज्यादा उड़ती है तो ये किसी स्थान पर जमा हो जाती है, ऊपर से चौड़ी और ये नीचे से
ठीक है, ये इस तरह की छत्रक सेल का रूप ले लेती है। ये होती है छत्रक सेल, इनको कहिए हम छत्रक। देखो आप, ये आपको ऊपर से एक छतरी की तरह नजर आ रही है और नीचे से ये भीड़ी, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सकड़ी हो जाती है और ऊपर से चौड़ी होती है, और नीचे का जो भाग सकड़ा है ना, जहां पर अपर्दन की क्रिया ज्यादा होती है, ऊपर के जो टुकड़े हैं वो ऐसे सेफ रहे, नीचे जो ये पवन है, ये सकड़ा भाग है, यहाँ से पवन ज्यादा अपर्दन कार्य करती है, और फिर जगह जगह पर रेत के टीले बनने शुरू हो जाते हैं। ऊपर का भाग चौड़ा होता है, नीचे का भाग थोड़ा सकड़ा होता है, और ऊपरी भाग की तुलना में निचला भाग जो है उसका अपर्दन ज्यादा होता है। ये जो ऊपर वाला भाग है इसकी बजाय नीचे के हिस्से में ज्यादा अपर्दन होता है, क्योंकि जब हवा तेजी से चलती है तो रेत एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, ऊपर के हिस्से में जमा होती रहती है, नीचे का हिस्सा उड़ उड़कर जमा करेगा तो ऊपर जमाव ज्यादा होगा, नीचे कम होती चली जाती है। तो पवन का वेग जब कम होता है, पहले उड़ी वो तेजी से, फिर जब उसको कहीं गति मंदी हुई तो क्या करती है वो, या रास्ते में कोई और रुकावट आ गई, कोई बात आ गई, जिसके कारण वो मिट्टी को एक जगह पर जमा करना शुरू कर देती है, जिससे क्या बनने शुरू हो जाते हैं, रेत के टीले। कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, ये रेत के बड़े बड़े टीले आप देखोगे ना, राजस्थान में, पाकिस्तान का कोई एरिया कभी फिल्म वगैरह में, सीरियल में देखा तो इस तरह की रेत के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। ये दूर तक उड़ाए गए रेत और धूल के अत्यधिक महीन कण जब एक विस्तृत क्षेत्र में जमा होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लोएस निक्षेप। लोएस निक्षेप। लोएस निक्षेप का मतलब होता है धूल के जब जो कम कण होते हैं वो बड़े क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, बड़े मैदान में जमा होने शुरू हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं लोएस निक्षेप। चीन की जो हवांग हो घाटी है वो इस लोएस के जो निक्षेप है उनके लिए अति महत्वपूर्ण मानी गई है। ठीक है, उनके लिए ये ज्यादा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इस तरह से हमने पढ़ा लोएस निक्षेप और छत्रक सेल और रेत के टीले। आज हमारा जो पवन के कार्य थे वो खत्म होता है आज का टॉपिक। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चंस मैं आपके पास भेज दूंगी। जो एक्सरसाइज है उसको नोट कीजिए। जो पहली एक्सरसाइज है आपकी जल प्रपात, जिसमें सही विकल्प है उनको निशान लगाना। जल प्रपात डैश की क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नदियों के द्वारा। पहला आप ऑप्शन एक्सरसाइज 1 का आपका ये होगा। दूसरा है आपका नदी द्वारा निक्षेपण से बनी स्थलाकृति को हम क्या कहेंगे? डेल्टा। जब नदियां मुहाने पर किसी चीज को निक्षेपित करती हैं तो वो कहलाता है डेल्टा। उसके बाद पवन के अपर्दन क्रिया से निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? अपर्दन क्रिया से छत्रक सेल। अभी मैंने जो आपको पढ़ा है वो अपर्दन क्रिया के कारण ही बनते हैं छत्रक सेल। उसके बाद पुलिन डैश की क्रिया द्वारा निक्षेपित अवसाद से निर्मित स्थलाकृति है। किसके द्वारा? लहर, समुद्री लहरों से बनी। ठीक है। और 5वां पॉइंट है आपका रेत और धूल के अत्यधिक महीन कण जब एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं तो उसे हम कहेंगे बाढ़कृत मैदान। बाढ़कृत मैदान। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज 1। और उसके बाद आपका ये है एक्सरसाइज 2।
एक्सरसाइज 2। इसमें बहिर्जनित बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रियाशील होते हैं। पहले में आप भरेंगे असत्य, नहीं होते हैं। दूसरे में भरेंगे आप संपीड़न बलों के कारण भूपर्पट्टी में उत्पन्न होने वाली क्षैतिज गति वलन कहलाती है। ठीक है, सत्य। तीसरे में समुद्री जल के ऊपर लगभग उठे ऊंचे भाग को समुद्री तटों को समुद्री मेहराब कहते हैं। ये भी ठीक है, ये सत्य है। उसके बाद रेत के टीले पुलीन कहलाते हैं, असत्य है। रेत के टीलों को नहीं कहते, समुद्री लहरों को कहते हैं। अब उसके बाद आपकी होती है एक्सरसाइज 3, जिसमें आपको मैच करने हैं नदी के मार्ग पर। ये पहली 2 एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज 3 में आपकी यहां पर लिख रही हूं, ठीक है। नदी के मार्ग में बना एस आकृति का जो मोड़ है वो क्या कहलाता है? विसर्ग। पहला आप करोगे विसर्ग से, यानी गैपिंग, ठीक है। दूसरा आपका समुद्री तट पर लहरों द्वारा जमा किया गया अवसाद क्या कहलाएगा? समुद्री लहरों द्वारा, तट पर लहरों द्वारा जमा किया गया अवसाद कहलाता है पुलिंग, घेर। तीसरा भूपर्पट्टी में अचानक कंपन उत्पन्न होना, भूकंप, अड़क। चौथा नदी की शाखाएं, वितरिका। नदी की शाखाएं क्या कहलाएंगी? वितरिका। सॉरी, मैं यहां पर आंसर लिख रही थी, वितरिका, वितरिका। ये कहलाएगा आपका खे पोर्शन। और उसके बाद 5वां है आपका विसर्ग नदी से कटकर अलग हुआ भाग, चाप झील। आंसर के साथ मैंने इनके ऑप्शन भी लिख दिए क्या, ठीक है। आपके ये मैचअप थे। और उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है, ये बाकी आते हैं आपके क्वेश्चंस। ये सारे मैं आपको पिक खींच कर भेज दूंगी, उससे आप अपने नोटबुक में उतार लेना। एक्सरसाइज मैंने यहाँ करा दी है, बाकी जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं वो मैं उनकी पिक टाइम टू टाइम आपको समझाती जाती हूँ, उसके साथ भेजती जाती हूँ। जो भी रहते हैं वो भी भेज दूंगी। आप अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लेना और कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।